आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल लीगल सवाल हाई कोर्ट तक पहुंचा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जब किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित कर देता था और पुलिस के द्वारा उस संज्ञेय अपराध की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं की जाती थी, तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एप्लीकेशन दी जाती थी और यह प्रेयर की जाती थी कि पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। 1 जुलाई 2024 के बाद से आपको पता है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं जो पुराने तीनों नए आपराधिक कानूनों को रिप्लेस कर चुके हैं। तो 1 जुलाई 2024 के बाद से 156(3) की जगह कौन से सेक्शन में एप्लीकेशन दी जाएगी, मैं पहले ही इस बारे में वीडियो बना चुका हूं। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि वह सवाल कौन था जो हाई कोर्ट तक पहुंचा। सवाल यह था कि जिस तरीके से 156(3) की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दी जाती है और मजिस्ट्रेट या तो उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर देते हैं उस एप्लीकेशन में, या फिर 156(3) के प्रार्थना पत्र को कंप्लेन केस के रूप में दर्ज करके परवाद के रूप में चलाने का आदेश पारित कर देते हैं। तो क्या जिस तरीके से 156(3) को परवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है, उसी तरीके से किसी कंप्लेन केस को या किसी मामले में 200 सीआरपीसी के बयान होने के बाद 156(3) की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है? किसी कंप्लेन केस को 156(3) की तरह ट्रीट करके पुलिस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा? इसी सवाल पे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन आदेश पारित किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में इसी आदेश के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, बहुत ही टेक्निकल और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, एक मामले में एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा। सेक्शन 336 और 304(a) का अपराध था, यानी एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की डेथ होना, लापरवाही पूर्वक ड्राइव करने से एफआईआर का आदेश पारित किया जाता है। एफआईआर के आदेश पारित करने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी में एक याचिका दाखिल की जाती है और याचिका दाखिल करते हुए यह कहा जाता है कि इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। विनोद कुमार बनाम सोमा देवी। तो हाईकोर्ट के समक्ष जो सवाल उठाया जाता है कि साहब, एफआईआर दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता के, यानी जिसने एप्लीकेशन दी थी, उसके 200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया जा चुके थे और 200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने का मतलब कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा अपराध का संज्ञान ले लिया गया और 156(3) सीआरपीसी में जो आदेश पारित किया जाता है वो अपराध के संज्ञान की पहले की स्टेज है। लिहाजा इस मामले में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 200 सीआरपीसी का बयान दर्ज होने के बाद 156(3) की तरह ट्रीट करके जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया वह गलत दिया और एफआईआर को और मजिस्ट्रेट के आदेश को, एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर को, दोनों को क्वेश करने के लिए निवेदन किया जाता है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है और फाइनली क्या आदेश पारित किया जाता है। साथ ही उस मामले की सुनवाई जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा की जा रही थी। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस का हवाला दिया जाता है। मेसर्स सेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम तेलंगाना राज्य एंड अदर्स। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और इस केस का हवाला देते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यह कहा जाता है कि जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी तरीके की जांच का आदेश करता है तो उसे यह नहीं कहा जाता कि उसने अपराध का संज्ञान लिया। अपराध का संज्ञान लेना तभी कहा जा सकता है जब 200 का बयान दर्ज करे सीआरपीसी के तहत और परवाद केस के संबंध में चैप्टर 15 सीआरपीसी में चैप्टर 15 सीआरपीसी में जो परवाद केस की प्रक्रिया दी हुई है, जब उसका पालन करता है मजिस्ट्रेट,
तो कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके एडवोकेट्स के द्वारा जो आर्गुमेंट किया गया था कि 200 का बयान दर्ज करने के बाद 156(3) सीआरपीसी के तहत आदेश करना अनुचित था, जो बहस की गई थी, उस बहस को भी दोहराया जाता है। इसी के साथ साथ आगे यह भी कहा जाता है कि एक बार मजिस्ट्रेट जब 200 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कर लेता है तो बयान दर्ज करने का मतलब कि उसने अपराध का संज्ञान ले लिया, और ऐसी स्थिति में 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करने या इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 156(3) के तहत जो एफआईआर रजिस्टर्ड करने और इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर किया जाता है वह प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, वो संज्ञान लेने की पहले की स्टेज है। हाँ दोस्तों, फाइनली जस्टिस राजेश ओसवाल के द्वारा कहा जाता है कि यह बात जो कि प्रूव है कि पहले 200 सीआरपीसी के बयान लिए गए, इसके बाद 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, यह पूरी तरीके से अनुचित था, इल्लीगल था। लिहाजा उस एफआईआर को और 156(3) के आदेश को क्वैश कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो साथियों, जो सवाल था कि जिस तरीके से 156(3) के प्रार्थना पत्रों को कंप्लेन के रूप में ट्रीट कर लिया जाता है, क्या उसी तरीके से कंप्लेन केस को 156(3) में ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे यह स्थिति क्लियर हो गई कि कोई कंप्लेन अगर दाखिल हुई है, उसमें बयान दर्ज नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर बयान दर्ज हो गया है, 200 सीआरपीसी का बयान दर्ज होने के बाद उस कंप्लेन केस को 156(3) की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ना ही 156(3) उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया जा सकता। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।